Okay. Our topic for today is post-colonialism. But before understanding कि post-colonialism क्या है, we should know कि colonialism क्या है. So let's have a look at the definition of colonialism. Colonialism is the establishment of a colony in one territory by a political form from another territory and the subsequent maintenance, expansion, exploitation of that colony is colonialism. सी colonialism अगर बेसिकली देखा गया तो टेकिंग ओवर अ प्लेस बाय फोर्स, कोई जगह पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना इज colonialism. आप लोग को ऑलरेडी पता है कि ब्रिटिशर्स आए थे और अलग अलग कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड अलग अलग जगह वो लोग अपने कॉलोनीज बनाए, लोगों को कॉलोनाइज्ड करे. किस चीज के लिए कॉलोनाइज करे वो लोग, क्या व्यू है उन लोग का, लेट्स सी. यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में कॉलोनियलिज्म को मतलब ये जो डेफिनेशन मैं बोली कॉलोनियलिज्म का, जैसे कि जबरदस्ती कोई जगह पे कब्जा कर लेना, टेकिंग ओवर अ प्लेस बाय फोर्स, ये कॉलोनियलिज्म का डेफिनेशन हमारे लिए है. लेकिन इन द यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट colonialism refers to the process wherein Europeans power over a large part of the world. इन लोग के डेफिनेशन में ये है कि यूरोपियंस एक लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पर हुकूमत करे थे, इंक्लूडिंग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया. फर्स्ट ऑफ ऑल दे केम टू अनदर कंट्रीज, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेस को लेकर ये लोग आए थे, इंटर हुए थे दूसरे कंट्रीज में. जैसा कि इंडिया में भी ये लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मर्चेंटाइजम बिजनेस के लिए लोग इंटर हुए. देन ब्रिटिश एम्पायर बना दिए यहाँ पर, बिजनेस को मैक्सिमम एक्सटेंड, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना चाह रहे थे, और ये लोग निकाले फ्री ट्रेड पॉलिसी. फ्री ट्रेड पॉलिसी मतलब कोई भी किसी से भी फ्री में बिजनेस कर सकता है. तो ये लोग क्या क्या लेते थे, रॉ मटेरियल, लेबर, वेल्थ, ये सब चीजें लेते थे, लेकिन फोर्सफुली पैसे नहीं देते थे. और बोलते ये थे कि वी आर वाइट एंड वी आर सुपीरियर, हम वाइट है तो हम सुपीरियर है, एंड यू आर ब्राउन तो तुम इंफीरियर हो. आप लोग को ना पोस्ट कॉलोनियलिज्म समझने के लिए कॉलोनियलिज्म समझना होगा, जो यू ऑलरेडी नो के कोई जगह पे जबरदस्ती कब्जा कर लेना. उसके बाद डीकोलोनाइजिंग समझना होगा, डीकोलोनाइजेशन. सी कोलोनाइजेशन तो समझ में आ गया कि क्या था. अब डीकोलोनाइजेशन ये है कि जो ऑलरेडी कॉलोनीज बन गई थी उन लोग को तोड़ना, डीकोलोनाइज करना, मतलब वो टाइम खत्म कर देना. व्हाट आई कैन से इज डीकोलोनाइजेशन, जब वो कॉलोनीज मतलब ऑलरेडी जो कब्जा था वो कब्जा खत्म हो रहा था, और वापस कंट्री फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनाइजेशन इज डीकोलोनाइजेशन. इसका सिंपल डेफिनेशन ये हम बोल सकते हैं, फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनाइजेशन इज डीकोलोनाइजेशन. क्लियर है? इसमें और एक है जो कि आपको समझना जरूरी है, दैट इज न्यू कॉलोनाइज न्यू कॉलोनाइजेशन. न्यू कॉलोनाइजेशन न्यू कॉलोनाइजेशन में क्या हुआ, जब वो पुराने कॉलोनीज, सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉलोनाइजेशन, पहले ब्रिटिशर्स आए, कॉलोनीज बनाया, उसके बाद डीकॉलोनाइजेशन हुआ, उन लोग कॉलोनीज तोड़ दिए. तो अब न्यू कॉलोनाइजेशन क्या है, मतलब न्यू कॉलोनाइजेशन एक हार्मोनी है, मतलब ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल इंपीरियलिज्म, ये सारे कंडीशंस से जो इन्फ्लुएंस हुआ था. इसका ये एग्जांपल ले सकते हैं कि
कोई बहुत टाइम तक आके हमारे पास रूल करे, जैसा कि ब्रिटिश तक आके रूल करे। उसके बाद लोग चले गए, लेकिन कुछ असर, उनके कुछ चीज़ा जो हमारे पास रह गए थे, जो हम उनसे सीख लिए, जो हम अडॉप्ट कर लिए इस न्यू कॉलोनाइजेशन। हम इसको हम ये भी कहेंगे कि पहले वो लोग क्या करते थे, जबर रूल करते थे। न्यू कॉलोनाइजिंग में वो लोग जबरदस्ती रूल नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उनके चीज़ा हम फॉलो कर रहे, लेकिन जबरदस्ती नहीं है ये, हम अपनी मर्जी से कुछ फॉलो कर रहे हैं। कंट्रोल ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज को भी न्यू कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। ओके, कमिंग टुवर्ड्स अवर टॉपिक, पोस्ट कॉलोनाइजेशन, पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है। तो एकेडमिक डिसिप्लिन के लिए एनालाइज करना, एक्सप्लेन करना या फिर रेस्पॉन्ड करना, किस चीजों को, कॉलोनाइजेशन को, इंपीरियलिज्म को, इस पोस्ट कॉलोनाइजेशन। पोस्ट कॉलोनियल की एक कंप्लीट स्टडी है जो हमारे टॉपिक में है आज के। मतलब क्या हुआ था, ऑलरेडी हिस्ट्री अपन पढ़ लिए, हिस्ट्री में क्या क्या हुआ वी ऑल नो, लेकिन जो हिस्ट्री में हुआ उसको यूरोपियंस जो है उस टाइम पे किस तरीके से लिखे, और पोस्ट कॉलोनाइजेशन के बाद पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में राइटर्स इसको अलग तरीके से लिखे। इसका एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। हम 20th सेंचुरी में नहीं है, 21st सेंचुरी में नहीं है, हम 18th 19th सेंचुरी में है, ऐसे इमेजिन करो। और अभी इस टाइम पे हम, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, एंड ब्रिटिशर्स उस टाइम पे ये लिख रहे हैं, उन लोग ये लिख रहे हैं कि हम अनसिविलाइज्ड लोग हैं, हम ऐसे लोग हैं जिसको हमको कुछ भी रहना नहीं मालूम, हमको प्रॉपर अच्छे से कपड़े पहनना नहीं मालूम, हमको हमको वे ऑफ लाइफ नहीं मालूम। और उन लोग आकर हमको, उन लोग को मेहनत करना पड़ा, उन लोगों को काम करना पड़ा, उन लोग आके हमको सिखा रहे हैं, ऐसा सब उन लोग के बुक्स में लिखे। तो एज पर देम उन लोग हम पे रूल नहीं करे, बल्कि उन लोग हम पे वर्क करे, हमको वे ऑफ लिविंग बताए। लेकिन पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बाद ये हुआ कि जब ये राइटर्स, जब फ्रीडम मिल गई थी, तो जब उस टाइम पे लोग थे जिसको इंग्लिश आती थी, वो लोग उनके राइटिंग्स पढ़े और बोले कि ये बहुत गलत है, ये लोग बहुत गलत लिखे, हिस्ट्री को फिर से लिखे लोग, हिस्ट्री को फिर से लिखे और इसको सही तरीके में लिखे। इस पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में यही स्टडी है। और यहाँ पर 3 वर्ड्स है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के, अडॉप्ट, अडेप्ट एंड एडेप्ट। तीनों के डेफिनेशंस विल सी। फर्स्ट है अडॉप्ट, किसी के पास कोई अच्छी चीज है, आप उसको अपने पास अडॉप्ट कर रहे हो। दूसरा है अडेप्ट, कोई सिचुएशन के हिसाब से आप खुद को चेंज करते हो, दैट्स अडेप्ट। थर्ड है एडेप्ट, ये है बहुत ही स्किल्ड और बहुत ही अच्छा से काम आता है आपको, मतलब आप उसको अच्छे से सीख गए हो। तो यही यहाँ पर यही है कि पहले इंग्लिश लिटरेचर को हम अडॉप्ट करें, फिर न्यू सिचुएशन के हिसाब से हम क्या करें उसको, जैसा कि इंग्लिश का जो मैं एग्जांपल दी थी, राइटर्स पहले अडॉप्ट करें, लैंग्वेज सीखे, उसके बाद न्यू सिचुएशन के हिसाब से पोस्ट कॉलोनाइजेशन के बाद उसी को चेंज करके लिखना शुरू करें, और फिर एडेप्ट हो गए, उसमें स्किलफुल हो गए, बहुत अच्छे से वो करने लगे। पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स जो थे वो लोग कॉलोनियल लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश ही रहती थी, कॉलोनियल लैंग्वेज, इंग्लिश ही नहीं कहूंगी मैं, बस जहां पर जो ब्रिटिशर्स रूल करें वहां पर थोड़ी जगह फ्रांस, फ्रेंच यूज होती थी। तो अपन सिंपल वे में जाएंगे, अपने इंडिया का एग्जांपल लेके चलेंगे। तो ये हुआ कि वो लोग इतने ज्यादा साल यहाँ पर रूल करके गए कि हम उनकी लैंग्वेज सीख गए, आज हम उनकी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, अपन ये अडॉप्ट कर लिया अपने अंदर। तो ये लोग क्या करें,
लिखे तो इंग्लिश में ही, लेकिन उसमें अपने नेटिव फ्रेसेस, ऐसे कहावतें, या फिर व्हाट वी कैन से, ऐसे जो हिंदी में लिखते दोहे वगैरह, वैसे फ्रेजेस टर्म्स ऐसे यूज करें जिससे इंग्लिश लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट, मतलब थोड़ी सी इजी इंग्लिश कह सकते हैं हम, या फिर ऐसी इंग्लिश जिसमें थोड़ा अपनापन ऐसा फील हो, जैसा कि अपनी कंट्री की इंग्लिश हो, उस तरीके से लिखें। आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू क्लियर यू के फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड और फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज क्या है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज इज, ऑब्वियसली ब्रिटेन है इसमें। एडेप्ट मीन्स, वेट, कोई क्वेश्चन करे कि एडेप्ट मीन्स, सी, एडेप्ट मतलब बहुत ही ज्यादा स्किल्ड रहना, अपन उसको कंप्लीटली इतना मतलब एक्सेप्ट कर लेना कि वो अब हमारी हो गई, इंग्लिश लैंग्वेज अब हमारी हो गई है, हम उसको उतना एडेप्ट कर लिए, उतना उसमें स्किल्ड हो गए हम, उतना परफेक्टली हम वो कर रहे, प्रोफिशिएंटली हम उतना कर रहे हैं अच्छे से। ओके, सो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ब्रिटेन, यूरोप और यूएसए, ये 3 कंट्रीज को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर कोई ये कंट्रीज इतने पावरफुल थे कि इन लोग दूसरों को कॉलोनाइज करे, इन लोग को कोई कॉलोनाइज नहीं करा, इन लोग कुछ सफर नहीं करे। ऑब्वियसली वर्ल्ड वार जब हुआ था तब तो सभी सफर करे थे, लेकिन मतलब फाइनेंशियली लोग इतने स्टेबल है कि लोग को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है, एंड एजुकेशन में भी ये लोग इतने फास्ट है, टेक्नोलॉजी में भी ये लोग इतने फास्ट है कि लोग को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है। आफ्टर दैट सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज है। सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ऐसे कंट्रीज है, ये सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है इनको। उसके बाद है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज जो अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, अभी इनमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जैसे कि इंडिया, अफ्रीका, ये कंट्रीज को अभी डेवलपमेंट कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तो है ही है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसके अलावा एक है फोर्थ वर्ल्ड, कंट्री नहीं कहेंगे, सिर्फ फोर्थ वर्ल्ड कहेंगे। कुछ अफ्रीकन जो डार्क है स्किन कलर में, उन लोग कई साल पहले अमेरिका में आकर रह गए थे। उन लोग इसीलिए आके रह गए थे, उन लोग मजबूर थे, उन लोग के पास वर्ल्ड वार चल रहा था, चाहे रीजन कोई भी हो, उन लोग की कंट्री में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, कुछ भी चल रहा था, उन लोग क्या करे, अमेरिका में आके सेटल हो गए। और उन लोग को अफ्रीकन अमेरिकन बोल के रिफर किया जाता है यूएसए में, और लोग को अफ्रीकन अमेरिकन बोलते हैं, अमेरिकन नहीं बोलते, लेकिन अफ्रीकन अमेरिकन बोलते हैं। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से भी लोग क्यों इतना बुरा ट्रीट किया जाता है, इन लोग को आज भी, अगर हम वहां जाके कंडीशंस देखें तो उन लोग को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, उन लोग को कहीं ना कहीं सिटीजन्स के बराबर कोई राइट्स नहीं दिए गए। क्लियर है आप लोग को फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड एंड फोर्थ वर्ल्ड कंट्री? डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। ओके, तो अभी लेट्स सी कि पॉलिटिकल पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज क्या है। तो इट इज अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर एंड मोड्स ऑफ डिस्कोर्स दैट आर स्पेसिफिक टू द फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस एंड अदर यूरोपियन इंपीरियल पावर। These studies have focused specially on the third world countries। से ये एक ऐसी स्टडी है जो कि जिसका डिस्कोर्स स्पेसिफिकली इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस से लिया गया है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी ऑलरेडी, जो हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर, ये सब चीजें जो लिखे हुए हैं, उसी चीजों को उठा के उसको सही वे में जो लिखे, कौन करे सही वे में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ज्यादातर अफ्रीका, एशिया, कैरिबियन आइलैंड और साउथ अमेरिका के लोग क्या करें, ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर लिखे। ना सिर्फ लाइक इंग्लिश लैंग्वेज हम अडॉप्ट कर लिए, लेकिन हम कल्चर्स भी एक दूसरे के इतना इंटरसेक्ट हो गए कि मल्टीकल्चरल
हो गया हमारा कंट्री कॉलोनाइजेशन की वजह से। मतलब इतने साल लोग रूल करेंगे, कुछ हमारे कल्चर में जो चीज नहीं थी वो हम उनसे ले लिए, उनसे सीख लिए। जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेशन इतना ज्यादा इंडिया में पहले नहीं होता था, लेकिन आफ्टर कॉलोनाइजेशन ये ज्यादा हो गया। मतलब इट्स जस्ट एग्जाम्पल आप लोग को इजी समझ में आने के लिए कि मतलब हम कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया हमारा, क्योंकि हम इतने ईयर्स सिविलाइज्ड रह चुके थे। ओके, सो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज जो एनालाइज करती है ये कॉलोनियलिज्म के फैक्टर्स, जैसा कि कल्चर। ये स्टडी कोई एक चीज के बारे में नहीं है, लेकिन कल्चर, आइडेंटिटी, जेंडर, नेशनैलिटी, रेस, लैंग्वेज एंड पावर, इस सब के बारे में पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज है। मतलब कोई एक चीज पे इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन हर चीज पे, हमारे कल्चर पे, हमारी आइडेंटिटी पे, जेंडर, नेशनैलिटी, रेस, लैंग्वेज और पावर, हर चीज पे इससे इफेक्ट हुआ। तो राइटर्स क्या करें? मेटा नरेटिव्स, लेट मी राइट इट हियर फॉर यू। मेटा नरेटिव्स इमेजिनरी स्टोरीज के थ्रू, कार्टून्स के थ्रू, ऐसा सब चीजें लेके हम आपको ये अच्छा एक्सप्लेनेशन, इमेजिनेटिव स्टोरी सिंप्लीफाई वे में, जैसा कि आज हम देखते कई सारे मूवीज बन चुके हैं ये कॉलोनाइजेशन के ऊपर, तो वो मेटा नरेटिव है, वो इमेजिनेटिव स्टोरी है। उस टाइम पे हम थे नहीं, हम सिर्फ इमेजिन कर सकते कि उस टाइम के लोग क्या क्या सफर करे थे होंगे। तो इट रिप्लेस द कॉलोनियल मेटा नरेटिव्स विथ काउंटर मेटा नरेटिव्स और रेसिस्टेंस। तो जो राइटर्स थे, पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स क्या करें? मेटा नरेटिव्स, it replaced the meta narrative with counter narrative of resistance। अब काउंटर नरेटिव क्या है देखेंगे। काउंटर नरेटिव इज द फैक्ट्स ऑफ रेसिस्टेंस। तो ये लोग क्या करे, जो ऑलरेडी चीजें लिखे हुए थे, जो मेटा नरेटिव्स थे, जो इमेजिनेटिव स्टोरी जो ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं, ब्रिटिशर्स क्या बोल रहे हैं कि हम लोग, हम जो इंडियंस थे, जो जहां जहां भी वो लोग कॉलोनाइजेशन बनाए थे, कॉलोनीज बनाए थे, जहां जहां भी वो लोग रूल करे, वो लोग अपने फायदे के लिए रूल नहीं करे, वो लोग हम पर हार्ड वर्क करे, हमको मतलब लाइफ के वेज बताए, ड्रेसिंग सेंस बताया हमको, एंड ईटिंग, खाना कैसा खाना, कौन से चीजें यूज करना, वो सब हमको सिखाओ लोग। एंड हमको मतलब ऐसा बोल रहे उन लोग के हिसाब से कि हम एक अर्ली माइंड टाइप थे, और उन लोग अच्छे सिविलाइज पर्सन थे, तो लोग हम पे बहुत हार्ड वर्क करे। और आज ये जो भी लोग हैं, आज जो भी हम हैं, वो उनकी तरफ से है, ऐसा उन लोग के स्टोरीज में बताए, जिसको यहाँ पर मेटा नरेटिव, इमेजिनेटिव स्टोरी कहा गया है। तो फिर जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स आए, उसको काउंटर नरेटिव करे उन लोग के राइटिंग्स को लेके, नहीं ये गलत है, इसके ये फैक्ट्स है, असल असल में ऐसा नहीं हुआ था, ये लोग जबरदस्ती रूल करे, ये सब चीजें ये लोग आकर बताए। ये लोग क्या क्या चीजें यूज करे, देखो, हाइब्रिडिटी यूज करे। जो राइटर्स थे, वो राइटर्स किस चीजों को यूज करके ये काउंटर नरेटिव फैक्ट्स बताए, देखो। हाइब्रिडिटी, हाइब्रिडिटी क्या रहता? हाइब्रिड्स प्लांट्स के बारे में सुने आप लोग? क्या रहते हो? सो लेट्स सी हाइब्रिडिटी क्या है। हाइब्रिडिटी इज
जैसा कि मैं आप लोग को बताई, इंग्लिश, जो हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं उसको यहाँ पर हाइब्रिडिटी बताया गया है, मतलब उन लोग के पास से कुछ चीजें लेकर उन लोग को ही बताया गया। दूसरा मिमिक्री, कॉपी करके। थर्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब एक्टिवली राइटिंग में पार्टिसिपेट करके राइटर्स ये चीज क्लैरिफाई करें। इट शोड द रियलिटी ऑफ colonized लैंड, इट शोड द रियलिटी ऑफ colonized people and discussed about all the problems faced by the civilized. It is known as rewriting the history. क्लियर है? अभी तक जो हम समझे वो पोस्ट कॉलोनाइजेशन, पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इसकी स्टडी क्या है वो देखें हम। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेन थियोरिस्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म या पोस्ट कॉलोनाइजेशन, कौन से मेन थियोरिस्ट है, कौन कौन क्या क्या लिखे, कौन कौन क्या क्या कंट्रीब्यूट करे, लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नेम जो है वो है एडवर्ड सेड का। हम इसको इजी लैंग्वेज में राइटर्स कह देंगे। राइटर्स जो उस टाइम पे पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो लिखे थे वो राइटर्स है। फर्स्ट है एडवर्ड सेड, इन्होंने जो राइटिंग्स लिखी थी वो है ओरिएंटलिज्म, जो बहुत ही फेमस है आज की हमारी टॉपिक के हिसाब से। ये इन्होंने 1978 में लिखी थी। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओरिएंटलिज्म किसने और कौन से ईयर में लिखी थी। तो एडवर्ड सेड ने जो है कॉलोनियलिज्म ओरिएंटेशन लिखी थी, जो कि 1978 में इन्होंने लिखी थी। ये ओरिएंटलिज्म क्या है, लेट्स सी। ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड सेड को फाउंडर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म भी कहा जाता है, फादर नहीं लेकिन फाउंडर। ओके, एडवर्ड सेड को फाउंडर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। इन्हों उनके ओरिएंटलिज्म जो बुक थी इसमें इन्हों दो वर्ड्स बताए। फर्स्ट वर्ड बोले इन्हों ओरिएंट और दूसरा ऑक्सीडेंट। फर्स्ट वर्ड बोले इन्हों ओरिएंट एंड नेक्स्ट वर्ड बोले इन्हों ऑक्सीडेंट। ओरिएंट जो है ईस्ट साइड के लोगों को बोले इन्हों, ऑक्सीडेंट वेस्ट साइड के लोगों को बोले। ओके, ओरिएंट जो है ईस्ट साइड को बोले इन्हों और ऑक्सीडेंट इन्हों वेस्ट साइड के लोगों को बोले। क्लियर? ओरिएंट और ऑक्सीडेंट। तो अब इन्हों इनकी ये पूरी ओरिएंटलिज्म में यही वर्ड्स लेके चले, ओरिएंट और ऑक्सीडेंट। इन ओपनली नहीं बोले कि ईस्ट वेस्ट लोग कैसा ईस्ट वालों को आके डोमिनेट करे, कैसे सताए, ऐसा नहीं बोले, लेकिन इन्हों ओरिएंट और ऑक्सीडेंट का यूज करें। हाउ वेस्ट प्रेजेंटेड एन इनएक्यूरेट एंड स्टेरियोटाइप पिक्चर ऑफ ईस्ट साइड। जैसा कि मैं बोली, ये लोग जो है ना गलत पिक्चर बताए थे, जो हिस्ट्री में हुआ था उसको गलत तरीके से बताए थे, रॉन्ग इमेजेस क्रिएट करे थे। और लोगों को ये बोले कि पूरा रॉन्ग, लोगों के माइंड में पूरा एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट बना दिए थे लोग कॉलोनाइजेशन के बारे में। यही बोले कि हम बिजनेस के लिए गए थे, हम हेल्प कर रहे उन लोग की, वो लोग बहुत पुअर थे तो हम उन लोग को सपोर्ट कर रहे थे, उन लोग को सिखा रहे थे, वे उन लोग को वे ऑफ बिजनेस बता रहे थे, उन लोग को हम पढ़ाए, उन लोग को कॉन्सेप्ट दिए, ऐसा सब बोल रहे थे लोग। और वेस्टर्न स्टाइल फॉर डोमिनेटिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग एंड हैविंग अथॉरिटी ओवर एन ओरिएंट। ये लोग जो है हमारे कैसा डोमिनेट करे, कैसा रिकंस्ट्रक्ट करे, ये सब चीजें इनके ओरिएंटलिज्म में मेंशन करें। और ये ओरिएंटलिज्म
ऐसे राइटिंग्स आज भी लिखे जाते हैं। और एक कॉन्सेप्ट इन्हों यूज करे जिसका नाम है बाइनरी सोशल रिलेशन। तो ये वर्ड जो है ये डिस्क्राइब करने के लिए अस एंड देम, यूएस, अस एंड देम, हम और वो, बाइनरी जो सोशल रिलेशन बताए, हम और वो। हम और वो बोलकर रिलेशनशिप बताए। हम और वो मतलब वो कौन? वो मतलब ब्रिटिशर्स जाके हमारे ऊपर रूल करे। अस इज वो लोग जो कॉलोनाइज थे, जो लोग को टॉलरेट करे, जो ऑलरेडी सब सफर करे। तो इन्हों बोले कि वेस्ट क्या करा, वेस्टर्न कल्चर क्या करे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट ईस्ट वालों के ऊपर क्रिएट कर दिए कि यूरोपियंस आज भी वो सारे राइटिंग्स लेके हमारे को सप्रेस कर सकते, दबा के चल सकते, ये बोल सकते कि हमारे फ्यू मतलब पास्ट में हम लोग ही तुमको ये सब सिखाए थे, इंग्लिश लैंग्वेज तुम्हारी नहीं थी, हम लोग से ही तुम ये सब सीखे थे, ऐसा वो लोग हमारे को सप्रेस कर सकते हैं। अभी भी वो लोग आके ये क्लेम कर सकते हैं कि ये लैंग्वेज ओरिजिनली नहीं है आप लोग की, हम लोग की है। जो फर्स्ट राइट कॉपी राइट्स ऐसा कह सकते हैं वो उनके है। ऐसा सब ये लोग फेक चीजें बोल सकते हैं। तो ऐसा इतना ये लोग डिस्क्रिमिनेट करें मिडिल ईस्ट को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, एशिया के थोड़े पार्ट्स को, ऐसा बोलकर इन्हों इनकी ये बुक में ये सब चीजें लिखे। और इन्हों बोले कि डिस्क्रीट पीपल एंड कल्चर्स, the people of Middle East and South subcontinent and of Asia from expressing and representing themselves, discrete people and cultures। इन बोले के इन लोगों को उस टाइम जब ब्रिटिशर्स थे वो लोगों को इतना सप्रेस, इतना वो कर दिए कि वो लोग अपने आप को प्रेजेंट एज ए इंडिविजुअल, एज ए सेपरेट पर्सन, एज ए सेपरेट कल्चर, एज ए सेपरेट लैंग्वेज प्रेजेंट ही नहीं कर सके। उतना लोग उस टाइम प्रेशराइज थे, अंडर प्रेशर थे। कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट राइटर, दैट इज गायत्री स्पिवाक। इन्हों एक ऐसे लिखे थे, ही रोट एन ऐसे, कैन द सबाल्टर्न स्पीक, उसका नाम था। ऐसे का नाम था कैन द सबाल्टर्न स्पीक। ये ऐसे इन्होंने लिखे थे इन द ईयर 1988। तो गायत्री स्पिवाक जो है इन्हों भी एक पोस्ट कॉलोनियल राइटर है, और इन्हों एक ऐसे लिखे थे इन द ईयर 1988, एंड वो ऐसे का नाम था कैन द सबाल्टर्न स्पीक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सबाल्टर्न क्या है। सबाल्टर्न इन्हों लीस्ट पावरफुल ग्रुप को सबाल्टर्न बोले। ऐसा ग्रुप जो खुद स्पीक नहीं कर सकता, खुद के लिए कुछ बोल नहीं सकता, वो ग्रुप को सबाल्टर्न बोले। और इसका ऐसे का नाम ही ये था कि कैन द सबाल्टर्न स्पीक। ये ऐसे में इन्हों बात करते करते कुछ एग्जाम्पल्स दिए सबाल्टर्न लोगों के, कि वो लोग बोल सकते या नहीं बोल सकते, वो लोग कितना ऑप्रेस्ड है, ये सब इन्हों इनके ऐसे में बताए। मतलब ये ऐसे में इन्हों बात करे, और ये बात करते करते इन्हों सवाल करे कि कैन अ सबाल्टर्न स्पीक, और खुद ही जवाब दे दिए कि नो, सबाल्टर्न कैन नॉट स्पीक। तो it is a very famous essay. He stated every presentation is mispresentation। इनके essay में बोले कि जो भी आज तक हिस्ट्री आप लोग को प्रेजेंट की गई है
दैट इज द मिसप्रेजेंटेशन ऑफ द हिस्ट्री बोलकर इनके ये ऐसे में बोले। एंड ही रोट, इनके ऐसे से ये लाइंस लिए गए हैं कि subaltern is not just a classy word for oppressed but the other for somebody who's not getting a piece of pie। इन्हों बोले कि सब एल्टन जो है एक क्लासी वर्ड नहीं है ऑप्रेस्ड पीपल। ऑप्रेस्ड मतलब ऐसे पीपल जो बहुत बर्दाश्त कर चुके, जिनको अब्यूज किया गया, जिनको मारा गया, जिन पर क्रुएल्टी से बिहेव किया गया, जिस पर अनजस्टिस हुआ, उसको ऑप्रेस्ड बोलते। अगर आप लोग कोई सोशल के बैकग्राउंड से है तो आप लोग को इसका मीनिंग ऑलरेडी पता होगा। तो ऑप्रेस्ड इज दैट। तो सब एल्टन लोग जो है वो एक क्लासी नाम नहीं है ऑप्रेस्ड लोगों के लिए, बल्कि ये वो लोग हैं जिनको पीस ऑफ पाई मतलब एक एप्पल का पीस नहीं मिला, ऐसा कुछ इनके ऐसे में एग्जाम्पल देके बताए थे। और in post-colonial terms, everything has that has limit or not access to the cultural imperialism is subaltern। इन्हों ये बोले कि इन कैसे में कोई भी चीज जिस पे लिमिट्स है या फिर कल्चरल इंपीरियलिज्म उसको नहीं मिल सकता, वो सबएल्टन है। मतलब इनडायरेक्टली सबएल्टन पीपल वो है जो ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल थे। नेक्स्ट अवर फेमस राइटर इन दिस इज होमी के भाभा। होमी के भाभा एक थ्योरिशियन भी थे, थ्योरिटिशियन भी थे ये। इन्हों लिखे द लोकेशन ऑफ कल्चर। होमी के भाभा थे एंड ही रोट द लोकेशन ऑफ कल्चर इन द ईयर 1994। इन्हों इसमें क्या करे, एक आर्ग्यूमेंट करे, ये बोले कि जो ह्यूमन वर्ल्ड है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेपरेट एंड अनइक्वल कल्चर्स। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। रादर देन इंटीग्रल ह्यूमन वर्ल्ड, वर्ल्ड पूरा एक होने की जगह, मतलब पूरी दुनिया एक नहीं है, लेकिन कल्चरल वेस में अलग अलग है, सबका कल्चरल वे अलग अलग है। ऑल्सो लोगों की थिंकिंग अलग अलग है, लोगों की राइटिंग्स अलग अलग है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वी आर लिविंग इन अ इंटीग्रल ह्यूमन वर्ल्ड जहां पर सब लोग मिलके रह सकते। ऑब्वियसली ऐसा नहीं रह सकते, बल्कि इन्हों बताए। और इन्हों भी यूज करे हाइब्रिडिटी, जैसा कि मैं आप लोग को बताई थी मिक्सिंग ऑफ कल्चर। मतलब हम जो आज इंग्लिश बोल रहे हैं वो हाइब्रिडिटी इंग्लिश है, हाइब्रिड इंग्लिश है। पहले के चीजों की कल्चर की मिक्स कर कर हम इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी खुद की आइडेंटिटी है वो कहीं खो गई। दूसरा, मिमिक्री स्टाइल में लिखे नु, कॉपी करके, डोमिनेंट कल्चर कॉपी करके, मतलब जो पहले लिखा गया था उसी में से कुछ लेकर लिखे नु। नेक्स्ट है फ्रांस फैनॉन। इनकी फेमस राइटिंग है द विच ऑफ द वर्ल्ड, जो कि 1961 में लिखी गई थी। So in his writings he said ये colonialism जो है इसको रोक देना चाहिए। ये बहुत ही वायलेटिंग चीज है, बहुत ही बुरी चीज है। और ह्यूमैनिटी का कोई भी एट्रीब्यूट ये हमसे नहीं कहता कि जाओ तुम जाके किसी पे रूल करो, किसी को सप्रेस करो, किसी को ऑप्रेस्ट करो, उसके पास से सब छीन लो। ये कोई भी नहीं कहता बोलकर इन्हों बताए थे। और इन्हों फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस बताए थे।
कॉलोनाइजेशन जो है वो फिजिकली और मेंटली सामने वाले पर एक वायलेंस से बोलकर बताया, और जब फ्रांस में इंडिपेंडेंस हुआ इन वो मूवमेंट्स को भी सपोर्ट करे। और फ्रांस फैनॉन की रिच ऑफ द वर्ल्ड के साथ साथ ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क राइटिंग बहुत फेमस है। ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क। और एक इनकी फेमस राइटिंग है द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस। होमी के बाबा की भी जो फेमस राइटिंग है वो है गेव द नोशन ऑफ हाइब्रिडिटी। ये होमी के बाबा की राइटिंग है। द लोकेशन ऑफ कल्चर, ये भी होमी के बाबा ने लिखी थी। नोशन एंड नरेशन बोलकर एक राइटिंग है, नोशन एंड नरेशन, वो भी होमी के बाबा ने लिखी थी। मोहनदास करमचंद गांधी की भी एक फेमस राइटिंग है पोस्ट कॉलोनियलिज्म के ऊपर, जो है हिंद स्वराज। में भी पूछ सकता है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज आप लोग को पता होना चाहिए। और एडवर्ड सेड जो है ओरिएंटलिज्म के अलावा कल्चर एंड इंपीरियलिज्म लिखे थे। द क्वेश्चन ऑफ फलस्तीन लिखे थे। और एक जो इनकी फेमस राइटिंग है पोस्ट कॉलोनियलिज्म में, वो ये है कि द वर्ल्ड, द टेक्स्ट एंड द क्रिटिक्स। तो राइटर्स के पार्ट में जब हम आ गए तो एडवर्ड सेड जो है ओरिएंटलिज्म लिखे थे जो 1978 में है, जिसमें क्या क्या था ये ऑलरेडी नो। इसके अलावा कल्चरल एंड इंपीरियलिज्म ये लिखे थे, द क्वेश्चन ऑफ फलस्तीन ये लिखे थे, द वर्ल्ड एंड द टेक्स्ट एंड द क्रिटिक्स भी इन्होंने लिखी थी। गायत्री स्पिवाक ने जो है एस्से लिखा था जिसका नाम था द सबाल्टर्न स्पीक। मोहनदास करमचंद गांधी की भी एक फेमस राइटिंग है हिंद स्वराज। एंड नोशन एंड नेशन, होमी के बाबा होमी के बाबा ने लिखी थी नोशन एंड नेशन, द लोकेशन ऑफ कल्चर, गेव द नेशन ऑफ हाइब्रिडिटी, द लोकेशन ऑफ कल्चर एंड नोशन एंड नेशन नरेशन। ये इनके राइटिंग्स है। फ्रांस फैनॉन की द रिच ऑफ द वर्ल्ड के अलावा ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क एंड द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस, ये इनके फेमस राइटिंग्स है जो आप लोग को नॉलेज के लिए पता होने चाहिए। Clear? So this is all for today. Hope you understood.